और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। कुल मिला के आवृत्त बीजी पौधे या पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है और इस कहानी के आपको नंबर मिलते हैं 4। ठीक है ना। तो चलिए इसे रेस करते हैं, थोड़ा जल्दी से बनाते हैं क्योंकि आगे के जो 2 क्वेश्चन पूछे गए वो वाले भी डायग्राम ही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है पुष्पी पौधों में निषेचन। एक डायग्राम हम आपको फॉर्मल बना के दिखाते हैं आपके क्लास में चलते हुए, यानी आपके ही सामने, और एक इमेज आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो हम यहाँ बनाते हैं पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको परागण पे ध्यान देना चाहिए। तो परागण आपको याद होगा, ठीक है, ये हमने बना दिया, जिसमें ये मेल पार्ट है और ये वाला फीमेल पार्ट है। इस वाले को कहते हैं पुमंग और ये वाला जो आप पूरा भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। इस कंप्लीट का नाम जायांग है, इतना याद रखना। और पुमंग भी इस कंप्लीट का ही नाम है, ये भी याद रखना। ठीक है ना। कोई एक यूनिट का इसमें पुमंग नाम नहीं है। अब अगर बात करें इन सभी के हिस्सों के भी अपने नाम होते हैं, जैसे ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका, ये ओवरी है, अंडाशय जिसे बोलते हैं, ये परागकोश है, ये परागकोश में चूंकि 2 भाग होते हैं तो ये यूजी यू तक बोल देते हैं, ये इसका पुतंत्र या फिलामेंट बोल देते हैं। ठीक है, इतनी कहानी। तो आपने परागण की घटना में पढ़ा होगा कि परागकोश, ये वाला जो फूला हुआ भाग है, इसको परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस परागकोश के अंदर पाए जाते हैं पराग मातृकोशिका। क्या पाई जाती है? पराग मातृकोशिका, मतलब वे कोशिकाएं जो पराग बनाती है, मतलब लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इन पराग मातृकोशिका में एक विभाजन होता है जिसका नाम होता है अर्धसूत्री। क्या नाम होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन का बहुत सिंपल रूल ये है कि एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो टोटल कोशिकाओं के नंबर कितने प्राप्त होते हैं? 4। और इसमें जो गुणसूत्रों के नंबर रहते हैं वो अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब मूल कोशिका में जितने भी गुणसूत्र होंगे उसके आधे गुणसूत्र बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें मटर का पौधा है, किसका पौधा है? मटर का। चूंकि हम पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं तो हम कोई द्विबीजपत्री या एकबीजपत्री पौधा ही चूज करेंगे। तो हमने सपोज करा मटर का पौधा है और मटर के पौधा में जो गुणसूत्रों के नंबर होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो अगर पराग मात्र कोशिका जो होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 14। पर इस 14 गुणसूत्र में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो परागकण बनेंगे उन परागकणों में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 7। इस n का क्या मतलब है? 7 गुणसूत्र। हम केवल मटर की बात कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है। इसलिए यहाँ पर कोई कोशिका बोली नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पर हम n और 2n की बात कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से जो संरचना बनेगी उसका नाम परागकण या लघु बीजाणु होगा। और चूंकि वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनती है इसलिए गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, जैसे कि हमने एग्जांपल में मटर के लिए ले लिया है। और कितनी बनेगी? 4 कोशिकाएं बनेगी एक कोशिका से। अगर सपोज करो इनकी संख्या 50 है, कितनी है? 50, तो 100% यहाँ संख्या जो आएगी वो 200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 200। तो यहां से बोर्ड में कभी कभी इंटर में तो सवाल ये भी बन जाते हैं कि अगर पराग मात्र कोशिकाओं की संख्या 300 है तो बताओ परागकण कितने होंगे? तो आंसर आ जाएगा 1200। और कभी कभी आ जाता है कि एक परागकोश में परागकण बनते हैं 1000। मान लीजिए 1000 के कितने परागकण बनते हैं? 1000। तो बता दीजिए पराग मात्र कोशिकाओं के नंबर कितने होंगे? तो जब कोशिकाओं के नंबर पूछे जाए तो 4 से भाग कर दीजिए और जब परागकण के नंबर पूछे जाए तो 4 से गुणा कर दीजिए। बहुत सिंपल कहानी है। ठीक है ना। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। अच्छा, जब परागकण परिपक्व हो जाएंगे और ये परागकोश फटेगा तो जाहिर सी बात है परागकण मुक्त हो जाएंगे। जब परागकण मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त होंगे तो कहीं तो इनका देखो, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका कोई उद्देश्य भी होगा। जैसे आप अपना ही ले लो तो कोई तो उद्देश्य है लाइफ का ना, तो वही हाल इनका भी है। अगर ये परागकण बने हैं तो इनका कोई तो उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य इनका बहुत सिंपल है कि ये जनन क्रिया में भाग लेने के लिए, अगर निषेचन क्रिया में भाग लेने के लिए
फीमेल पार्ट के, जिसका नाम जायांग है, उसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे, और वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो जाने की क्रिया का कोई भी नाम होगा। तो जाने की जो क्रिया का नाम है उसे बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण, जिसे आप इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के यहाँ पर दो टाइप हो जाते हैं। अगर ये मैकेनिज्म उसी पुष्प या उसी पौधे पर हो जाए तो स्वपरागण यानी ऑटो पॉलिनेशन हो गया, और अगर ये क्रिया एक पौधे से दूसरे पौधे पर होती है तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। ऑटो पॉलिनेशन में किसी भी प्रकार के माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में कोई ना कोई बीच में मीडिएटर जरूर होता है, यानी यहां से चीजों को वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर काम करता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो वो जल परागण, वायु परागण, तो जब परागण पूछा जाता है तब हम ये बात में चर्चा करते हैं, पर यहाँ भी ये सवाल है ही नहीं। यहाँ तो केवल और केवल कौन सी कहानी है? निषेचन की। तो निषेचन ही से पढ़ लेते हैं ना। अब मान लिया हमने कि परागण यहाँ से उड़ा और यहाँ पहुंच गया, पहुंचने की क्रिया का नाम परागण। अच्छा, परागण होगा देन उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये परागण बताना बहुत जरूरी था, देन आप निषेचन को समझ सकते हैं। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और क्लियर बना लेते हैं ताकि ये चीजें और अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, बस काफी है। ये जो आप गेंद जैसा उभरा हुआ फुटबॉल जैसा भाग देख पा रहे हैं, ये इसकी ओवरी है। ओवरी के अंदर बीजांड नाम की संरचना पाई जाती है। किसके नाम की? बीजांड नाम की। कुछ ऐसे बनी होती है, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, पर आपने अपनी क्लासों में इसको आराम से पढ़ा होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, है ना। तो बहुत अच्छी ना बने तो कोई ज्यादा माइंड मत करना यार। ये इसका संवहन ऊतक है जो इसको पोषण प्रदान करेगा, जो हमने येलो कलर से बनाया बाद में। ये इसके अंदर एक अंडे जैसी संरचना है जिसका नाम है भ्रूण कोश, इम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और इस इम्ब्रियो सैक में ये जो हिस्सा है ये बीजांड द्वार कहलाता है, और ये वाला हिस्सा निभाग कहलाता है। तो 3 कोशिकाएं इधर रहती हैं और 3 ही कोशिकाएं ऊपर रहती हैं, ठीक। और सेंट्रल पे एक कोशिका ऐसे रहती है, ठीक है, जो कि द्विगुणित केंद्रक वाली होती है, मतलब 2n नंबर वाली होती है। इस सेंटर वाली कोशिका को छोड़ करके बाकी की सारी कोशिकाएं अगुणित टर्म में होती, मतलब गुणसूत्रों के नंबर उनमें आधे रहते हैं। और जो मिडिल में कोशिका रहती है जिसे आप द्विगुणित केंद्रक या द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक बोल देते हैं, वो द्विगुणित केंद्रक के साथ रहती है, मतलब डबल गुणसूत्रों के साथ रहती है। ये बात भी याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब इसे इरेज करते हैं और फिर इधर नाम लिख करके आपको पूरा समझा देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र, जो कि तुम्हें अच्छे से याद होगा। ये वाला जो मोटा पाइप जैसा आप भाग देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं वर्तिका। स्टाइल स्टिग्मा, ये जो आप फूला सा भाग देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये जो हमने बनाया ऐसे बैडमिंटन टाइप, इसको बोलते हैं बीजांड, ओव्यूल, या आप इसे गुरु बीजांडधानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बीजांड, बीजांड के अंदर जो अंडे जैसी आप संरचना देख पा रहे हैं ये वाली, इसका नाम है भ्रूण कोश। नाम थोड़ा ध्यान से देखना, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में तुम ध्यान से देखो तो पहले तो कुछ बीजांड के नाम लिख लेते हैं ताकि नाम क्लियर हो जाए। ये जो ओपन वाला भाग देख पा रहे हैं इसको बीजांड द्वार बोलते हैं, और बीजांड द्वार का जो अपोजिट ये वाला हिस्सा रहता है इसे निभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निभाग। हम सारे नाम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने कोई खास जरूरत नहीं है। ये बीजांडासन है, और बीजांडासन से जहां से बीजांड जुड़ा रहता है इसको हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक है। बस इतने नाम पर्याप्त है। अब मेन नाम है अंदर। अब जो बीजांड द्वार की तरफ ध्यान से तो 3 कोशिकाएं हैं। बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं हैं? 3, है ना। तो इनको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ऐसे। तो ये जो नीचे वाली है वो है सहायक कोशिकाएं,
कौन सी कोशिका? सहायक कोशिकाएं। और ऊपर इसमें जो एक कोशिका है वो अंड कोशिका है। अंड कोशिका के नंबर 1 होते हैं, मतलब एक संख्या होती है, और सहायक कोशिका की संख्या 2 होती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक नाम से जाना जाता है, जिसे अंड उपकरण या अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। अंड उपकरण बोल लो चाहे अंड समुच्चय बोल लो, एक अपेक्टस बोलते हैं, ठीक है। जो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इनका एक ही नाम होता है सभी का, एंटीपोडल सेल। हिंदी में आप इन्हें प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुख कोशिकाएं। क्लियर हो गया नहीं? अब बीच में जो कोशिका है ये बहुत, इनकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या ब्रैकेट में लिख देते हैं 3, ठीक है। और ये जो आप सेंटर पे कोशिका देख पा रहे हैं, जो हमने ऐसे डबल वाली बनाई है, ये काम की बहुत है। इसका नाम है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक भी बोल देते हैं। यहां सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इसकी संख्या तो 1 है, पर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। बाकी इन सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कॉमन है, और वो कितनी है? n। n का मतलब होता है आधे गुणसूत्र। 2n का मतलब है n से दुगना गुणसूत्र। अगर बात करें मटर की, तो मटर में n का मतलब हो गया 7 और 2n का मतलब हो गया 14। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। ये तो होगी इसकी कहानी डायग्राम की। अब बहुत ध्यान से समझना। अभी जो हमने आपको परागण पीछे बताया था, यहां पर एक ऐसा डायग्राम बना करके परागकों से परागकण यहां निकल के पहुंचेंगे, तो पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो बहुत सारे परागकण यहां पे दिखा लेते हैं, है ना। देन निषेचन को समझते हैं। याद रखना है, परागकण तब तक अंकुरित नहीं होता है जब तक वो वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच जाता है। यानी जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा देन ही अपना अंकुरण करेगा, उसके पहले वो अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। सेम वैसा ही प्रोसीडर है जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्म तो वजाइना के थ्रू फीमेल में बहुत सारे पहुंच जाते हैं, पर निषेचन में कितना भाग लेता है? 1। सेम वही रूल यहां भी है। यहां परागकण तो ढेर सारे पहुंच जाएंगे, पर इस अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होने के लिए केवल एक ही पहुंचेगा परिपक्व होकर के। तो जो ज्यादा पावरफुल रहा होगा वही तो पहुंचने वाला है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। अगर आपने परागकण के कभी डायग्राम पढ़ा हो तो छोटा सा बना देते हैं यहां पर, यहां देख लीजिए आकर के, क्योंकि परागकण का डायग्राम पूछा नहीं जा रहा, पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। कुछ ऐसे होता है, बस इतना सा, है ना। ये वाला जो येलो कलर से हमने मोटा मोटा पार्ट बनाई है, इसका बाह्य आवरण होता है। ये खास पदार्थ से बना होता है जिसका नाम ये होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होता है? स्पोरोपोलेनिन, जो इस परागण की तब तक सुरक्षा करता है जब तक कुछ लाइफ, जो लाइफ इसकी होती है उस लाइफ तक इसकी सुरक्षा करता है, जैसे बाहर के वातावरण से, है ना, ताकि इसका जो अंदर का जीवद्रव्य वगैरह वो जल्दी से खराब ना हो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जो थोड़े से हमने पतले गैप रखे हैं, ये बना रहता है पेक्टासिलोज का, पेक्टासिलोज का, और ये बनाता है बाह्य आवरण, या सॉरी बाह्य अंतःचोल। क्या बनाता है? अंतःचोल। ये बनाता है बाह्य चोल, ये बनाता है अंतःचोल। जो अंतःचोल वाला पार्ट है, इसी से इसका तो जीवद्रव्य बाहर निकलेगा, यानी इसका जो केंद्रक है अंदर, वो इसी से तो बाहर निकलेगा, पेक्टासिलोज वाले पार्ट, क्योंकि ये कमजोर होता है, ये बहुत मजबूत रहता है, तो इसको तोड़कर बाहर आना मुश्किल है। तो पेक्टासिलोज को तोड़ करके बाहर निकलेगा। जो नलिका बाहर निकलती है, इसके लिए एक नाम रखा जाता है पराग नलिका। क्या नाम रखते हैं? पराग नलिका। और इस पराग नलिका का खोजकर्ता भी है और पूछा भी जाता है, तो इसका नाम याद रखना भी है, जीबीएमसी। ये आपको नंबर दिलाएगा। पराग नलिका की खोज किसने की थी? तो जीबीएमसी ने की थी, और जिस पौधे से की थी उसका नाम पोर्टलाका ओलिरेसिया था। तो कक्षा 10 में पौधा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर ये याद रखना कि पराग नलिका की खोज किसने की थी? एमसी ने की थी। दूसरा सवाल ये, पराग नलिका परागकण के किस भाग से निकलती है? तो अंतःचोल से। किससे निकलती? अंतःचोल से, क्योंकि अंतःचोल जो चोल होती है वो पेक्टासिलोज से बनी होती है, जो कि कमजोर पदार्थ है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, अब समझना ध्यान से। अब यहां पर जो परागकण अंकुरित होंगे तो बहुत सारे परागकण विकसित होंगे, पर क्या सब यहां तक पहुंचेंगे? सब तो नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब कुछ ही तो पहुंचेंगे। तो चलो किसी एक को विकसित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला हमने विकसित किया, और ये जब विकसित होगा तो इसकी थोड़ी सी कहानी और समझ लीजिए, वो वापस आकर के। यहाँ एक्चुअली में इसमें 2 केंद्रक होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा केंद्रक होता है उसके लिए अपने पास नाम होता है जनन केंद्रक, जो बड़ा केंद्रक होता है उसको बोलते हैं नलिका केंद्रक। क्या बोलते हैं? नलिका केंद्रक। एक छोटा केंद्रक जिसे जनन बोलते हैं, बड़ा उसे नलिका केंद्रक बोलते हैं। होता ये है कि इसका जो इसके 2 केंद्रक हैं वो इसके जीवद्रव्य के साथ पराग नलिका से होते हुए यहां तक पहुंचेंगे।
पर बीच रास्ते में कुछ होता है। क्या होता है? इसमें जो केंद्रक चले थे, एक जनन केंद्रक और एक नलिका केंद्रक, तो बीच रास्ते में ही या कह लें यहां पहुंचने से पहले नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है। नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है और जो शेष बच गया जनन केंद्रक, अब जनन केंद्रक में होगा समसूत्री विभाजन। मान लेते ये था इसका नलिका केंद्रक। कौन सा केंद्रक? नलिका केंद्रक। और ये जो पाइप जैसी संरचना निकली इसी का नाम है पराग नलिका। क्या नाम है? पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका के अंदर एक बड़ा केंद्रक है जिसका नाम नलिका केंद्रक है, जो एक्चुअल में ग्रोथ करवाता है किसकी? जनन केंद्रक की। ठीक है, तो अब जनन केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जनन केंद्रक में कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन का रूल ये है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी और गुणसूत्रों के नंबर वही रहेंगे। अब चूंकि जनन केंद्रक था तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या n थी। n का मतलब आधे गुणसूत्र थे। क्लियर हो गया ना? ये युग्मक था ना, ये युग्मक था। अब इसमें हो गया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें दो बनेंगे। तो कैसे बोले? नर युग्मक और दूसरा भी नर युग्मक। ठीक है ना? अब चूंकि समसूत्री विभाजन द्वारा बने तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n होगी और उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या n होगी। मतलब जनन केंद्रक ऑलरेडी अगुणित था और इस जनन केंद्रक में हुआ समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बन जाते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी जो जनन केंद्रक में थी। तो इसमें भी n थी, उन दोनों में भी n हो गई। क्लियर हो गया नहीं? ठीक। अब ये अंदर पहुंचेगा किसके पास? भ्रूण कोश में। कहां पहुंचेगा? भ्रूण कोश में। अब तुम खुद सोचो, भ्रूण कोश में जाने का कोई तो रास्ता होगा। बिल्कुल रास्ते हैं। कितने रास्ते होते हैं यहाँ पर? 3। एक तो बीजांड द्वार का रास्ता होता है, एक तो निभाग का रास्ता होता है, अगला ये वाली बीज भित्ति से भी जा सकता है जिसको बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मोस्टली 90% आवृत बीजी पौधों में या पुष्पी पौधों में जो पराग नलिका है वो एंट्री करती है बीजांड द्वार से। कहां से एंट्री करती है? बीजांड द्वार से। बात समझ में आ रही ना? अब जब बीजांड द्वार से एंटर कर गया, देखो एंट्री कहीं से भी हो, निषेचन ही होगा, चाहे वो निभाग से हो, चाहे बीजांड द्वार से हो, चाहे बीजांडकाय से हो, काम सेम होता है। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। तो एंट्री करेगा अंदर, तो अंदर भ्रूण कोश में जाकर के कितने केंद्रक रिलीज कर देगा? अंदर केंद्रक रिलीज करेगा 2। कितने केंद्रक रिलीज करेगा? 2, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n रहेगी, है ना? तो इस कहानी को थोड़ा सा और डिटेल करने के लिए बड़ी यहां पर भ्रूण कोश की संरचना बना लेते हैं, है ना? यहां भ्रूण कोश की हमने बड़ी संरचना बना ली जिसमें ये वाला हिस्सा चूंकि नीचे है तो इसने इसको बना लिया बीजांड द्वार वाला, जिसमें ये वाला एक कोशिका है अंड कोशिका। बीच में हमने एक सेल बना ली है जिसका नाम है द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, और ये 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ जिनका नाम है प्रतिमुख कोशिका है। क्लियर हो गया ने? अंड कोशिका पराग नलिका ने यहां से घूम करके यहां एंट्री यूं ली है ना? तो अंदर कितने केंद्रक रिलीज करेगी? अंदर केंद्रक रिलीज करेगी 2। ये वाले जो हमने 2 बनाई ये 2 नर युग्मक है। अब ये 2 नर युग्मक 2 बार निषेचन करेंगे, एक बार अंड कोशिका से, एक बार अंड कोशिका से। नर युग्मक में भी कितने गुणसूत्र हैं? n। अंड कोशिका में भी कितने गुणसूत्र हैं? n, है ना? तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 2n। और 2n जो बनाएंगे इसका नाम भी तो कुछ रखा जाएगा, भ्रूण। क्या रखा जाएगा? भ्रूण। यानी जो 2n संरचना बनेगी इसका नाम होगा भ्रूण। हालांकि अविकसित अवस्था में इसका नाम रखते हैं जाइगोट। क्या रखते हैं? जाइगोट। और जाइगोट कुछ हफ्तों में विकसित होकर के किसका निर्माण कर देता है? भ्रूण का। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब ये वाला जो नर युग्मक है वो निषेचित करेगा इससे, है ना? और इसका नाम क्या है? ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n। इसमें 2n है और ये ऑलरेडी n है। तो बताओ इसमें आप कितने बनेंगे? 3n। क्या बनेंगे? 3n। इस 3n संरचना का नाम बोलो, क्या होगा? भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष। क्लियर हो गया नहीं? तो एक नर युग्मक निषेचन में भाग लेता है किसके साथ? अंड कोशिका के साथ। दूसरा नर युग्मक निषेचन में भाग लेता है द्वितीय केंद्रक के साथ। जो द्वितीय केंद्रक के साथ भाग लेता है वो भ्रूणपोष बनाता है, और भ्रूणपोष बनने की क्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। क्या कहलाती है? त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कह सकते हैं आप। और ये वाला दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर के या मिल करके बनाता क्या है? जाइगोट या भ्रूण भी कह सकते हो सीधा सीधा, जो होता कैसा है? द्विगुणित। कैसा होता है? द्विगुणित। ये कैसा होता है? त्रिगुणित। और ये क्रिया कहलाती है संयुग्मन। क्या कहलाती है? संयुग्मन। तो संयुग्मन प्लस त्रिसंलयन कॉल्ड द्विनिषेचन, है ना? तो चलो यहां पे लिख देते हैं, इसका मिलना क्या कहलाता है? संयुग्मन। प्लस इसका मिलना क्या कहलाता है? त्रिसंलयन।
क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से पता है क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। और इस निषेचन का खोजकर्ता पता है कौन है? नवाश्चिन। ये भी नंबर दिलाएगा आपको, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवाश्चिन। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। तो नवाश्चिन एक वैज्ञानिक नाम है जिसने पुष्पी पौधों या कह ले आवृत बीजी पौधों में कौन से निषेचन की खोज की? द्विनिषेचन। अब अगर एक सवाल और टफ बनता है कि द्विनिषेचन क्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो दिमाग गिन लो एक बार। एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक और इसमें दो केंद्रक है, तो टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5। कितने भाग लेते हैं? 5। यानी द्विनिषेचन की क्रिया में टोटल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। उन 5 केंद्रकों में से 2 केंद्रक भाग लेते हैं संयुग्मन की क्रिया में, और त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं। तो संयुग्मन में 2, त्रिसंलयन में 3, तो टोटल कितने भाग लेते हैं? 5। ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। और आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें निषेचन की क्रिया होती है 2 बार। बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। ये कहानी थी टोटल निषेचन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका अथवा वाला। और इसका अथवा वाला, सॉरी अथवा नहीं, क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो अपने सिलेबस में अब नहीं है, तो वन संरक्षण पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें जो 6 नंबर में है। एक क्वेश्चन उसमें कह रहा है नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अगला कह रहा है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। मतलब अथवा में है, एक तो आप चाहो तो वृक्क बना सकते हो, सॉरी वृक्क नहीं, वृक्काण बनाना जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, या उसका अथवा वाला कर सकते हैं जिसे आप पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण समझाना है आपको, तो हम दोनों करके दिखा देते हैं आपको, दोनों ही समझ लेना है आपको। ठीक, थोड़ा जल्दी करते हैं जितना हो सकता है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और इनकी ओरिजिनल पिक्चर आपको बोर्ड पर दिखा दी जाएगी और बाकी हम आपको डायग्राम बना करके दिखा देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 सिलेबस में नहीं तो हमने छोड़ दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में जो पहला टॉपिक है वो वृक्काणु है। ठीक है, वृक्काणु एक्चुअल में क्या है, तो सिंपली बोले तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसी का नाम क्या है? वृक्काणु, जिसे आप इंग्लिश में नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेफ्रॉन के नाम से। और नेफ्रॉन तो पेपर में पूछा जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10 के लेवल से, है ना। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, उल्टा सीधा जैसा बना पाते हैं जल्दी से। ये थोड़ी मोटी पाइप है, इसमें ब्लड की नलिका एंटर करती है और ये इसको चारों तरफ से लपेटते हुए ऐसे चलती रहती है, कुछ ऐसे करके। ये ऐसा जाल जैसा बना लेता है। ठीक है, जो यहां पर एंटर करती है उसके लिए नाम रखा जाता है अभिवाही धमनी, और यहां से जो फिल्ट्रेशन के बाद निकलती है उसको बोलते हैं अपवाही। थोड़ा नाम पे ध्यान देना। ठीक, आप ये जो कप जैसा भाग देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, सॉरी बॉमेन संपुट। क्या बोलते हैं?
बॉमेन संपुट। यहां पर जो आप कोशिकाओं का गुच्छा जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, या हिंदी में बोलते हैं कोशिका या केशिका गुच्छ। तो इंग्लिश वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। हिंदी में केशिका गुच्छ बोल देते हैं। ये जो संरचनाएं बनी वो सब रुधिर की नलिकाएं हैं, ठीक है। ये वाला जो आप यू जैसा भाग देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा इतना सा एरिया, ये वाला, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, या लूप आप हेनले बोल सकते हैं, हेनले का लूप। और इस हेनले के लूप में दो पार्ट रहते हैं, एक तो डिसेंडिंग पार्ट और दूसरा असेंडिंग पार्ट। तो ये वाला भाग रहता है अवरोही। कौन सा? अवरोही, के नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये चूंकि यहां से ऊपर उठ रहा है तो इसको बोलते हैं आरोही। ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये वाली आप जो जिगजैग नलिका देख पा रहे हैं, ये चूंकि इसके निकट है, यानी बॉमेन संपुट के करीब है, इसलिए इसके लिए नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाली चूंकि दूर है पाइप, इसलिए इसका नाम रखते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। शॉर्टकट में अगर बोले तो इसको डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इसे बोलते हैं पीसीटी, है ना, प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, या प्रॉक्सिमल बोल देते हैं, समीपस्थ को प्रॉक्सिमल बोलते हैं। आगे क्या होता है, ये वाली जो पाइप देख पा रहे हैं आप, चूंकि ये बहुत संख्या में ज्यादा है, समथिंग 10 से 12 लाख। एक किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 से 12 लाख, ठीक है। तो ये है, चूंकि एक नलिका दूसरी प्रकार से जुड़ी रहती है, ये इसकी संग्रह नलिका। क्या नाम है इसका? संग्रह नलिका। और एक मोटी सी पाइप बन जाती है इससे, है ना, और यही सब बूंद बूंद के हिसाब से यूरिन का निर्माण कर देती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म, थोड़े से काम समझ लेते हैं। अच्छा, किडनी का काम तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड को फिल्टर करना होता है, ब्लड को फिल्टर करना, फिल्टर करके उससे जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें निकाल करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालना होता है, बाकी के पदार्थों को रिटर्न ब्लड में डालना होता है। यही तो काम है इसका। तो ये वाली जो कोशिका सब देख रहे हैं, ये सब यही काम कर रही है। क्या क्या है तो सुनना ध्यान से। अविवाही धमनी क्या करती है, बॉमेन संपुट में एक छोटे से मुंह के पास आ करके सारे ब्लड को यहाँ पर छान देती है, यानी फिल्टर कर देती है। और ये छानने की क्रिया कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहलाती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, विसरण द्वारा। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। और विसरण क्रिया में आपने पढ़ा होगा, अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले अणु की ओर गति करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर छानना तो चाहिए केवल उत्सर्जी पदार्थों को, या ये कह ले जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, केवल उन्हीं पदार्थों को यहां पर फिल्टर करना चाहिए। पर होता क्या है कि उनको फिल्टर करते हुए कुछ आवश्यक पदार्थों का भी यहां पर फिल्टर हो जाता है। तो उन पदार्थों को वापस, चूंकि हमें फिर से चाहिए, क्योंकि वो जो छानने नहीं चाहिए थे वो भी छन गए, तो उन्हें वापस भी चाहिए होता है। तो ये जो जितने भाग हैं, जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, इन भागों में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग चीजों के लिए चयनात्मक पुनर्अवशोषण का काम करते हैं। यानी कोई भाग विटामिन, खनिज और ग्लूकोज के लिए अवशोषण का काम करेगा, कोई प्रोटीन के लिए अवशोषण का काम करेगा। सब अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। क्लियर हो गया ना? जहां से जिस भाग का अवशोषण किया जाता है उसे बोलते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण, या वर्णात्मक भी पुनर्अवशोषण बोल दिया जाता है। सब कुछ यहाँ छनने के बाद ज्यादातर जो पुनर्अवशोषण का काम है वो पीसीटी में ही किया जाता है। बस कुछ पदार्थ जो बचेंगे, सोडियम आयन वगैरह, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वो भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उनका बस पुनर्अवशोषण कौन से भाग में किया जाता है? डीसीटी वाले भाग में किया जाता है। अब यहां से जो ब्लड जाएगा फिल्टर होने के बाद पूरी तरह से, जो यूरिन में कन्वर्ट हो चुका है, वो पूरी तरह से अब शरीर से बाहर निकलने योग्य है। कभी कभी जब किडनी सही से काम नहीं करती है, देन क्या होता है कि जब ये फिल्ट्रेशन या पुनर्अवशोषण का काम बिल्कुल विधिवत नहीं चलता है, देन जो आवश्यक पदार्थ हैं जिन्हें वापस शरीर में भेजना चाहिए था उन्हें भेज नहीं पाते हैं, जो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, है ना। ऐसे रोगों की दशा में उसे मिलेटिस नाम दिया जाता है। मिलेटिस है, इंसिपिडिस है, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। पर यहाँ उतनी डिमांड नहीं है क्या क्या बताया जाए, है ना। तो यहाँ से डिमांड इतनी थी कि इसका डायग्राम बना दीजिएगा और इसके बारे में सारा कुछ लिख दीजिएगा। बात क्लियर हो गई ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखना मत भूलना। और
चयनात्मक पुनरावशोषण लिखना मत भूलना। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अटैच वृक्काणु है जो इधर पीछे की तरफ लगी है लाखों की संख्या में, चूंकि इनके नंबर बहुत ज्यादा है, और वो जुड़ करके एक बड़ी मोटी नलिका बनाएंगे और उस नलिका के द्वारा या किडनी के द्वारा उसको यूरिन ब्लैडर में छोड़ा जाएगा और यूरिन ब्लैडर में यूरिन को इकट्ठा किया जाएगा, जो कि 3-4 घंटे का अप्रॉक्स में शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, पूरे दिन में यूरिन कम से कम 1.5 लीटर के हिसाब से फिल्टर होता है, यानी अपनी बॉडी में पूरे दिन में लगभग 1.5 लीटर ब्लड जो यूरिन होता है वो का निर्माण होता है, यानी पूरे दिन में हमारे शरीर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनता है। ठीक है ना।